थोड़ी ही देर में नंदिनी और विराट कश्यप हाउस के बाहर थे। विराट ने अपनी गाड़ी रोकी तो नंदिनी ने उसकी तरफ देखा और कहा, आप अपनी गाड़ी आप राइट हैंड साइड पार्क कर लीजिए, फिर हम अंदर चलते हैं। इस पर विराट ने एक नजर नंदिनी की तरफ देखा और बोला, मैं फिर कभी आ जाऊंगा, अभी तो फिलहाल निकलता हूँ, इस केस पर बहुत काम करना है। इस पर नंदिनी ने शिकायत के स्वर में कहा, अरे लेकिन आपने ही तो कहा था कि आप घर पर खातिरदारी करवाएंगे, तो क्या ऐसे भागकर खातिरदारी करवाई जाती है? इस पर विराट ने ऐसे बोला जैसे उसने नंदिनी को बुद्धू बनाया हो। बिल्कुल नहीं, ये मौका तो मैं आगे के लिए छोड़ रहा हूँ। आज तो फिलहाल बस आपको ड्रॉप करना था, पर अगर मैं ऐसा नहीं किया था तो आप मेरे साथ आती नहीं। तो वकालत आपने मेरे साथ ही शुरू कर दी। मैं आपकी बात मान लूं, इसके लिए कुछ भी। नंदिनी ने ऐसे कहा जैसे वो उसकी टांग खींच रही हो। गाड़ी की आवाज सुनते ही राधिका, जो सुबह से अपने बेटे के लौटने का इंतजार कर रही थी, वो भागते हुए आई और नंदिनी को दूर से ही देखते हुए बोली, नंदिनी बेटा तुम आ गए। नंदिनी जैसे ही राधिका की तरफ मुड़ी तो राधिका की नजरें समीर को ढूंढने लगी, लेकिन उन्होंने जैसे ही गाड़ी में किसी और को बैठे देखा और समीर को आसपास नहीं देखा तो उदास होते हुए तुरंत बोली, नंदिनी समीर कहाँ है, वो साथ नहीं आया? राधिका का सवाल सुनते ही नंदिनी के चेहरे पर भी उदासी आ गई और वो जानती थी कि जब वो सच कहेगी तो राधिका उससे कहीं ज्यादा उदास हो जाएगी, लेकिन सच तो बताना था ही। माँ, आज समीर की बेल नहीं हो पाई, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन फिर भी नहीं हो पाई, लेकिन समीर सुबह घर आ जाएगा। नंदिनी ने अपनी आंखें झुकाते हुए ऐसे कहा जैसे कि इन सब में उसकी गलती हो। यह सुनते ही राधिका की आंखें भर आई, लेकिन तभी नंदिनी ने उसे संभालने के लिए पास जाते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए माँ, मैं अपना वादा नहीं निभा पाई, लेकिन मैंने कोशिश पूरी की थी। राधिका जानती थी कि इन सब में नंदिनी की कोई गलती नहीं है, इसलिए उसने अभी की सिचुएशन को समझा और बोली, नहीं नहीं, जब इतना इंतजार किया है तो सुबह तक और कर लूंगी, बस मेरा बेटा घर आ जाए। ये कहते ही राधिका की नजर दोबारा गाड़ी में बैठे उस शख्स पर गई और उसने नंदिनी से विराट की तरफ इशारा करते हुए पूछा, ये ये कौन है तुम्हारे साथ? विराट को महसूस हुआ कि राधिका शायद कुछ कह रही है, तो वो गाड़ी में से निकल गया और राधिका की तरफ देखते हुए अपने दोनों हाथों को जोड़कर नमस्ते किया। राधिका ने भी उसके नमस्ते का जवाब दिया और फिर नंदिनी ने विराट का परिचय कराते हुए कहा, माँ, ये विराट सक्सेना है, समीर का केस अब यही लड़ेंगे। अच्छा, तो आप विराट हैं? राधिका ने ऐसे कहा जैसे वो उसे पहले से जानती हो। नंदिनी ने इस बात पर चौंकते हुए जवाब दिया, आप इन्हें जानती हैं क्या माँ? राधिका ने नाम में अपना सिर हिलाया और विराट को देखते हुए बोली, हाँ, जब से आशुतोष घर आए हैं तब से सिर्फ विराट सक्सेना की तारीफ किए जा रहे हैं और उन्हें पूरा भरोसा है कि विराट समीर को बचा लेगा और सबके सामने सच ले आएगा। अपनी इतनी तारीफ सुनते ही विराट थोड़ा सा झेप गया और कहा, मैं कोशिश तो पूरी करूंगा आंटी कि सबके सामने सच ला सकूं। उसकी बातों में इतनी ईमानदारी थी कि राधिका को वो पहली ही नजर में भा गया और तभी नंदिनी ने शिकायत करते हुए कहा, माँ, मैं तो बहुत देर से विराट को कह रही हूँ कि अंदर हमारे साथ कुछ देर बैठ जाए, लेकिन वो है कि सुन ही नहीं रहे। तभी राधिका बोली, हाँ बेटा, थोड़ी देर के लिए सही, आ जाओ हमारे साथ, बैठ लो। समीर तो है नहीं, शायद तुम रहो तो घर में सबको अच्छा लगे। राधिका की इमोशनल बातें सुनते हुए विराट चाह कर भी मना नहीं कर सकता था और उसने हाँ में अपना सिर हिलाया और कश्यप हाउस के अंदर चला गया। चाय, कॉफी और बातचीत के बीच नंदिनी ने अवनी को नीचे सबके बीच नहीं देखा तो राधिका से बोली, माँ, मैं अवनी को उसके कमरे से लेकर आती हूँ, हम सबके साथ रहेगी तो उसे अच्छा लगेगा। जैसे ही नंदिनी ने अवनी का नाम लिया वैसे ही विराट ने एक नजर नंदिनी की तरफ देखा और फिर कुछ सोचने लगा। सुबह जब समीर के केस को नंदिनी डिस्कस कर रही थी तब उसने अवनी का नाम लिया था। वो उसे जानता तो नहीं था, लेकिन इस केस के सिलसिले में नंदिनी अवनी को लेने के लिए ऊपर की तरफ जा ही रही थी कि तभी राधिका ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, नंदिनी, अवनी ऊपर नहीं है बेटा। नंदिनी चौंक गई कि कहीं वो फिर से कल की तरह तो, और तभी राधिका ने उसके चेहरे पर आई एक्सप्रेशंस को देखते हुए कहा, डरने की कोई बात नहीं है, आज वो थोड़ा अच्छा महसूस कर रही थी और बाहर निकलना चाहती थी तो मैंने रोका नहीं। वैसे भी हम 24 घंटे अपने बच्चों पर निगरानी तो नहीं रख सकते ना। नंदिनी ने इस बात पर ऐतराज जताते हुए कहा, लेकिन आपने उसे अकेले कैसे जाने दिया? राधिका ने नंदिनी को समझाते हुए कहा, क्योंकि ऐसा वो चाहती थी, हालांकि वो बहुत ज्यादा दूर तक नहीं गई है, उसने कहा था कि कुछ ही देर में वापस आ जाएगी। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है नंदिनी। तभी नंदिनी के मन में ख्याल आया, आप नहीं जानती है माँ, लेकिन मुझे सच में डरने की जरूरत है। नंदिनी, जिसका ध्यान अभी तक कहीं और था, वो अवनी की चिंता में खो गया। अच्छा, अब मुझे चलना चाहिए, रात काफी हो गई है। ये कहते हुए विराट अपनी जगह से उठा और सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। दादी ने विराट से बहुत इंप्रेस होते हुए कहा, आते रहना बेटा,
तुम आए तो हमें बहुत अच्छा लगा। विराट ने हाथ जोड़ते हुए दादी से कहा, जी दादी, वैसे भी मुझे अब केस के सिलसिले में आना ही पड़ेगा और मुझे भी आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आशुतोष विराट को बाहर तक छोड़ने आए और वहां से अपनी गाड़ी में बैठकर विराट निकल गया। विराट ने लगभग 500 मीटर की दूरी ही तय की होगी, तभी उसे बीच सड़क पर एक लड़की चलते हुए दिखाई दी। विराट ने उसे सड़क से हटाने के लिए 5 से 6 बार अपनी गाड़ी का हॉर्न बजाया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे वो लड़की किसी और ही दुनिया में खोई हुई है। विराट को पीछे से दिख रही थी सफेद रंग का चूड़ीदार पजामा और लंबी सी कुर्ती और साथ ही लाल रंग का दुपट्टा, खुले बाल, और न जाने कहां गुम वो लड़की बिना इधर उधर देखे लगातार चली जा रही थी। विराट ने बीच सड़क पर ही अपनी गाड़ी साइड पर लगाई और इससे पहले कि उसका एक्सीडेंट होता, उसने उस लड़की का हाथ पकड़कर खींचते हुए रोड के किनारे ले आया। लेकिन विराट ने उसे जैसे ही खींचा, उसका भी पैर फिसल गया और वो उस लड़की के साथ ही सड़क के किनारे गिर गया। विराट नीचे था और वो लड़की उसके ऊपर। उसके बाल से विराट का पूरा चेहरा ढक चुका था और जब कुछ सेकंड के बाद उन दोनों को एहसास हुआ कि वो दोनों गिरे हुए हैं, तो विराट ने अपनी आंखों से उस लड़की के बाल को साइड करते हुए उसे देखने की कोशिश की। चेहरे पर उदासी लेकिन बहुत ही खूबसूरत, बड़ी बड़ी आंखें, गुलाबी होंठ और एक बहुत ही प्यारी सी सादगी। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि अवनी थी। विराट ने उसे देखा तो एक पल के लिए देखता रह गया। अवनी उसके ऊपर से उठी। वो पहले तो परेशान थी, लेकिन विराट की इस हरकत से इरिटेट भी हो चुकी थी। अवनी जैसे ही उठी, विराट ने उसे अपना हाथ दिया। वो अवनी से उम्मीद कर रहा था कि वो उसे उठने में मदद करेगी, लेकिन उसने अपना हाथ विराट की तरफ नहीं बढ़ाया। इस बात से खींचते हुए विराट खुद उठा और उस लड़की की तरफ देखते हुए बोला, वाह, एक तो मैंने आपकी जान बचाई और आप है कि मुझे उठने में मदद भी नहीं कर सकती हैं। तभी अवनी ने उसकी तरफ एक नजर देखा और बोली, जो इंसान खुद उठ तक नहीं सकता वो मेरी जान क्या बचाएगा, इसलिए महान बनने का नाटक कहीं और करिएगा। विराट ने अपने कपड़े झाड़े और अवनी की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोला, देखिए मैडम, आपको होश भी नहीं है कि आप बीच सड़क पर चल रही थी और अगर मैं आपकी जान नहीं बचाता ना तो कोई गाड़ी वाला आपको कब का उड़ाकर लेकर चला गया होता। किस दुनिया में थी आप? चांद पर, और मुझे चांद पर भी हॉर्न की आवाज सुनाई दे रही थी। अवनी ने गुस्साते हुए कहा। अवनी की बातें सुनकर विराट और ज्यादा चिढ़ गया और उसने उसी चिढ़ में कहा, आपको पता भी है आप ऐसे किससे बात कर रही हैं? मुझे जानना भी नहीं है। मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं बहुत परेशान थी और उन सब चीजों को भूलने के लिए घर से बाहर आई थी ताकि मैं कुछ और सोच सकूं। लेकिन आप जैसे बेगैरत इंसान ने। इससे पहले कि अवनी अपनी बात पूरी कर पाती, विराट ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, आप तो गजब ही एहसान फरामोश है और ऊपर से मुझे बेगैरत कह रही हैं। एक तो मैंने आपकी जान बचाई और आप उसका एहसान मानने के बजाय मुझे न जाने कब से क्या क्या सुनाई जा रही है। बस यही प्रॉब्लम है आप जैसे लड़कों की। पहली लड़की की मदद करेंगे, फिर उसके साथ प्यार का झूठा नाटक करेंगे और फिर इस्तेमाल करके किसी कचरे की तरफ फेंक देंगे। इसीलिए बनी होती है ना लड़कियां। ये कहते हुए अवनी की आंखों में आंसू आ गए। विराट को भी अवनी की बात बहुत अच्छी लगी। एक वकील होने के नाते वो समझ गया था कि अवनी ये सब उसे नहीं कहना चाह रही थी, बल्कि ये तो उसके मन की बात थी जो अचानक से निकल गई। और तभी उसे एहसास हुआ कि वो लड़की जो उसके सामने खड़ी है वो बहुत ज्यादा परेशान है किसी वजह से। विराट ने अपनी आवाज में नरमी लाते हुए कहा, देखिए, मैंने कुछ गलत कह दिया हो तो मुझे माफ करिए, लेकिन मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। रात का वक्त है और आप बीच सड़क पर चल रही थी। मैंने आपकी कोई मदद नहीं की है और ना ही आपने जैसा कहा वैसी कोई बात है। सभी लड़के एक जैसे नहीं होते हैं। विराट के मुंह से ये सुनते ही अवनी ने पहली बार उसकी तरफ अपनी नजर उठाकर देखा। व्हाइट कलर की शर्ट और ब्लैक कलर के पैंट के साथ ब्लैक कलर का ओवरकोट। उसके पहनावे से कोई भी कह सकता था कि वो एक लॉयर है, क्योंकि उसने यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। उसकी बातें सुनकर इस बार अवनी थोड़ा शांत हो गई और आगे बोली, सब लड़के एक जैसे होते हैं। ये कहते हुए अवनी वहां से जाने लगी, लेकिन विराट को उसकी बात बहुत अजीब लगी। उसके चेहरे पर जो दुख था उसे साफ साफ देखा जा सकता था, और सिर्फ देखा ही नहीं जा सकता था बल्कि विराट उसे महसूस कर सकता था। न जाने उसमें ऐसी क्या बात थी कि 10 मिनट की मुलाकात उसके सहन में बैठ गई। अवनी वहां से जाने लगी। तभी विराट ने पीछे से आवाज देते हुए कहा, अगर आपको ठीक लगे तो मैं आपको घर ड्रॉप कर सकता हूँ, वैसे भी रात काफी हो गई है। इस बात पर अवनी उसकी तरफ मुड़ी और गुस्से से उसे एक नजर देखकर तेज कदमों से चली गई। शायद वो अपनी उस नजर से यही बताना चाह रही थी कि उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। विराट उसे जाते हुए देखकर सोचने लगा, कितनी अजीब थी, मैं तो बस उसकी हेल्प ही कर रहा था। ये सोचते हुए विराट वहां से निकल गया। अवनी वहां से जाने के बाद सीधे घर आई। नंदनी उसका बाहर ही इंतजार कर रही थी और जैसे ही उसने देखा कि अवनी घर के मेन गेट के पास आई,
नंदिनी भागते हुए उसके पास गई और उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, कहाँ चली गई थी तुम? मेरे घर लौटने का इंतजार कर लेती अपनी, मैं साथ चलती। नंदिनी उसे एक दोस्त होने के नाते अच्छे से झड़प कर डांट रही थी, लेकिन जब उसने नोटिस किया कि अवनी के चेहरे का कोई भाव नहीं बदला है, तो उसने बहुत प्यार से कहा, अवनी, अच्छा सॉरी, अंदर चलते हैं, फिर हम दोनों साथ में खाना खाएं। ये कहते हुए नंदिनी उसे अंदर लेकर जाने लगी, लेकिन तभी अवनी के मुंह से कुछ शब्द निकले और वो थे, समीर भाई आप। नंदिनी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, समीर की भी इलाज नहीं हो पाई, लेकिन कल हो जाएगी। यह सुनते ही अवनी ने अचानक से नंदिनी को गले लगा लिया और रोते हुए बोली, मुझे माफ कर देना, मैंने अपने भाई पर भरोसा नहीं किया, बल्कि उस इंसान पर किया जो मुझे धोखा दे रहा था। मैं खुद को अपनी गलती के लिए कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। नंदिनी ने बड़े प्यार से अवनी की पीठ को सहलाते हुए कहा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है अवनी, खुद को ऐसे ब्लेम करना बंद करो। समीर के साथ जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ एक इंसान ने किया है, और वो है रिया। ये सब कुछ रिया का करा धरा है। वो समीर से ऐसी गलती का बदला ले रही है जो उसने की ही नहीं है। लेकिन तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम सबको इस मुसीबत का मिलकर सामना करना होगा। नंदिनी अवनी को यह सब समझा रही थी कि तभी उसे महसूस हुआ कि अवनी का शरीर बहुत भारी हो गया है और कोई हलचल भी नहीं हो रही है। नंदिनी ने चिल्लाते हुए अवनी का नाम पुकारा, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। अवनी फिर से बेहोश हो गई। नंदिनी ने घर वालों को आवाज देकर बुलाया। सभी बाहर आए और अवनी को ऊपर उसके कमरे में ले गए। पिछले 2 दिन में यह दूसरी बार था जब अवनी को ऐसे चक्कर आया था। पहली बार विजय के घर में और दूसरी बार यहाँ। राधिका ने बहुत परेशान होते हुए कहा, क्या हो गया है मेरी बच्ची को? आशुतोष, आप प्लीज जल्दी से डॉक्टर को बुलाइए। आशुतोष ने तुरंत हाँ में अपना सर हिलाया और जेब से मोबाइल निकालकर डॉक्टर को फोन किया। नंदिनी वहीं अवनी के सरहाने बैठी हुई थी और उसके दिमाग में बार बार ये ख्याल आ रहा था, आखिर अवनी ऐसे बेहोश क्यों हो रही है। थोड़ी ही देर में डॉक्टर आ गए और जितने लोग कमरे में भीड़ इकट्ठा करके खड़े थे उनसे कहा, मैं चेकअप कर लेता हूँ, आप बाहर इंतजार करिए। नंदिनी ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, मैं रुकती हूँ, आप लोग बाहर जाइए। सभी नंदिनी की बात मानकर वहां से चले गए। अब कमरे में सिर्फ डॉक्टर, नंदिनी और अवनी थे।